आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे अध्ययन करेंगे। समझे बाबे? समझ में आ रहा है ना? तो आपका ये टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें आपको इससे सवाल देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो बिहार पुलिस हो या तो फिर बिहार दरोगा हो। हर एग्जाम में पूरा क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को समझने से पहले हम उसके कुछ पहलू पे बात करेंगे, उसके कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। देखिएगा, ये हो गया आपका भाग। ये क्या हो गया? हाँ, ये हो गया भाग। और हमें पता है जहां तक कि आप लोग पढ़ने में बहुत तेज बच्चे हैं साहब, है ना? और आप लोग को बहुत जानकारी है ना? है। अब देखिएगा, बच्चे करे से हमको जानकारी नहीं, महान आदमी को पता चल रहा है क्या महान है? और गांव में देखिएगा बहुत से ऐसे लड़के हो हमरा सबको ज्यादा जानता है, तो बहुत से कम। इसे कविता से पूछिए तो सर हम कुछ नहीं जानते हैं। नॉलेज देखिए, चलिए ध्यान देगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। चलिए ध्यान। अच्छा हुआ कि लड़की का जन्म देश की आजादी के बाद हुआ। अगर इसका जन्म 1930 में होता या 1920 में होता तो अब तक एक और अंग्रेज समझा जाता। क्या झूठ बोल रहे हैं? ये दूसरा तर है। अच्छा, अब ध्यान देखो, अब ध्यान दो। देखिए साहब, जब हमारा समझो पहले, जब हमारा संविधान बना ना, तो संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी थी? 22। तो उसी भाग में से कुछ ऐसे भाग हैं जिसको थोड़ा सा हम हल्का समझ लेते हैं, है ना? देखिएगा, भाग की कुछ बात करते हैं। ये हो गया आपका भाग 1, भाग 1। ये हो गया भाग 2, और ये हो गया भाग 3, है ना? और ये हो गया भाग 4, और ये हो गया भाग 4 के का, है ना? यानी 4 के का। और ये हो गया भाग 5, है ना? तो मैटर यहाँ पे ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो खुदे भाग 4 में है। तो हम ऐसे सोचे क्यों ना हम इसका आगे पीछे वाले पूरे बैकग्राउंड को देख लेते हैं, हमें परेशानी नहीं होगी। और ये टॉपिक आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे बैच में तो पढ़े हैं मैप ना। देखिए, भाग 1 जो है ना, भाग 1 में राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है साहब। राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है भाग कितना में? 1 में। और भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है। किसका है? नागरिकता का। और भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। और भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य साहब। और भाग 5 में आपका संघीय कार्यपालिका है। भाग 5 में आपका संघीय कार्यपालिका है। तो हमारे संविधान के कौन से पार्ट कौन सा भाग में है वो सिर्फ यहाँ बताया गया है। कभी कभी देखते होंगे पूछ देता है कि संघीय कार्यपालिका किस भाग में है, नहीं पूछता है मौलिक अधिकार किस भाग में है। इतना तो डील हो जाएगा ना। चलिए अब देखिएगा, भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये कितना से कितना अनुच्छेद में आता है? तो यहाँ पे लिखता है अनुच्छेद, है ना? तो ये आता है अनुच्छेद 1 से 4 में। 1 से 4 में नागरिकता कितना से कितना में है? तो 5 से 11। गौरव को सब याद हो गया है ना? और मौलिक अधिकार 12 से 35। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। और मूल कर्तव्य 51 के का, है ना?
असंख्य कर्जफल का 52 से 151, है ना। ये हो गया सब उसका अनुच्छेद। कभी कभी हम लोग से अनुच्छेदों पूछता है ना कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। 1 से 4 में, नागरिकता का 5 से 11 में, मौलिक अधिकार 12 से 35 में, राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51, मूल कर्तव्य 51 के का, संघीय कर्तफल का 52 से 151। चलिए अब ये देखिए, हमारे संविधान के बहुत से ऐसे पाठ है जो दूसरे देश से उठा लिया गया है ना। हमारे संविधान के बहुत से ऐसे पाठ है जो दूसरे देश से उठा लिया गया। जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी देश से लिया गया है तो नहीं, ये किसी देश से नहीं लिया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो किसी देश से नहीं लिया गया है। लेकिन नागरिकता जो है ना, वो लिया गया सब इंग्लैंड से। नागरिकता कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। हमारे देश में एकल नागरिकता है। हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। बल्कि यही यूएस से देखिएगा, स्विट्जरलैंड देखिएगा तो वहां पे कैसा है? दोहरी है। चलिए, तो नागरिकता कौन देश से लिया गया? इंग्लैंड से। मौलिक अधिकार लिया गया यूएस से। यूएस से बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। और सांघिक कर्तव्य का कब अंग होता है साहब? अंग। सांघिक कर्तव्य की अंग में आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद आता है महान्यवादी, महान्यवादी। उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर, या तो फिर मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल आता है। ये आता है किस में? भाग 5 में। अब उसको लंबा पहुंचा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी आगे भागेगा, लेकिन वो सब छोड़िए अभी। तो अच्छा, मतलब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या खासियत है ना। जब आपकी सवाल है कि सर एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता में क्या खासियत है, तो देखिएगा, ये हो गया आपका एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और ध्यान देगा, ये हो गया आपकी दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। ये क्या हो गया आपकी? दोहरी नागरिकता। तो देखिएगा, इंग्लैंड में है साहब एकल नागरिकता, और भारत में क्या है? एकल नागरिकता। बल्कि दोहरी नागरिकता पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और उसके बाद स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे क्या है? दोहरी नागरिकता। बोले ना ठीक ठाक बाबे। चलिए, अब देखिए, एकल नागरिकता का मतलब होता है कि जिस देश में एकल नागरिकता होती है ना, उस देश के हर नागरिक सीधे देश का नागरिक होता है। जैसे आपके पास आधार कार्ड जो है ना, वो भारत सरकार का है, बिहार सरकार का नहीं है। मतलब जैसे कहने का मतलब, हम बिहार के हैं तो हम भी भारतीय के नागरिक हैं, और कोई मणिपुर के है तो भी भारतीय का नागरिक है, और कोई तमिलनाडु के है तो वो भी भारतीय का नागरिक है, जम्मू कश्मीर का भारतीय का नागरिक। यानी पूरे हिंदुस्तान के जो नागरिक है वो भारत के नागरिक है। हम लोग के पास, सबके पास आधार कार्ड है। आपके आधार कार्ड पे गवर्नमेंट ऑफ, मतलब आपके भारत सरकार लिखा था ना जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था ना है। तो चलिए, क्या लिखा था श्याम? हाँ, तो आपके पास जो आधार कार्ड है वो भारत सरकार का आधार कार्ड है, बिहार सरकार का नहीं है। तो आपके देश में एकल नागरिकता है, यानी इस देश के हर नागरिक भारत का नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं है। लेकिन अगर यही आप अमेरिका में जाइएगा ना, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहां के जो नागरिक है ना, सबसे पहले वहां के राज्य के नागरिक है, और उसके बाद वहां के देश के नागरिक है। मतलब उसके पास 2 प्रूफ रहता है, एगो राज्य वाला अलगे से और देश वाला अलगे से। तो अमेरिका में पहले राज्य के नागरिक और उसके बाद देश के नागरिक। तो उससे में दूसरा दोहरी नागरिकता ना हो गया। तो एकल दोहरी में समझे ना, जिस देश के नागरिक को सीधे देश की नागरिकता प्राप्त हो और किसी चीज का नहीं, तो एकल नागरिकता हो गया। और जिस देश के नागरिक को राज्य का नागरिकता अलग से, देश का नागरिकता अलग से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोहरी नागरिकता। समझ गए ना? और थोड़ा पंखा बंद कर दो, इसको बंद कर दो ना।
कजी तो ऑन कर दो, ऑन कर दो, ऑन कर दो, कर दो, छोड़ो। पंखा का आवाज इसमें रिकॉर्ड होने का डर लग रहा है। ये उधर पीछे से बंद कर दो पंखा जी उसको। चलिए अब मुद्दे पे आओ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दे पे आओ। तो राज का नीति निर्देशक सिद्धांत को स्टार्ट करने से पहले कुछ इधर उधर का जो मैटर था वो आपको एक जगह पे करके हम बता दिए। आवाज कर बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ध्यान देगा। तो हमें कहना है ना साहब कि हम राज के नीति निर्देशक सिद्धांत शुरू करने से पहले उसके आगे पीछे का कुछ मैटर था उसको हम बता दिए। अब इसको एक जगह पे करके याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम राज के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। तो देखिएगा ये है आपका राज का नीति निर्देशक सिद्धांत। अब कह रहा राज का नीति निर्देशक सिद्धांत है, चलिए इसको अकेले में देख लेते हैं, ठीक रहेगा, है ना। चलिए ये है आपकी राज का नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिएगा ये हो गया आपका राज के नीति निर्देशक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये है आपका राज का नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिएगा इसका बहुत सा चीज तो आप जान लगे जी। अब देखिएगा अब कहेगा ना आपसे कि राज का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो आप अभी पढ़े ना कौन सा देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अब इसका उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 4। किस अनुच्छेद में है, तो ये हो गया 35 तो वही ना है जी, तब 36 से 51। और हाँ चलिए किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड। भाग हो गया 4, अनुच्छेद हो गया 36 से 51। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा यह है आपका राज का नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया है। इसका उल्लेख है भाग 4 में। इसमें टोटल अनुच्छेद है 36 से 51। तो आप इस पार्ट को खोलिएगा ना, राज का नीति निर्देशक सिद्धांत को खोलिएगा ना, तो सबसे पहले आपको भाग 4 मिलेगा। और भाग 4 में आपको इस तरह का कुछ चित्र देखने के लिए मिलेगा। इस तरह की देखिए, ऊपर में नहीं निकले भाग 4 निकल है ना। हाँ तो भाग 4 में आपको इस तरह का कुछ चित्र देखने के लिए मिलेगा। यह है साहब, तो ये है भाग पार्ट 4 है ना। तो भाग 4 में इस तरह का कुछ चित्र देखने के लिए मिलेगा। इस चित्र में देखिएगा, ये चित्र में श्री कृष्ण है और उसके बाद अर्जुन है। कौन है, अर्जुन है। तो राज के नीति निर्देशक सिद्धांत को, अगर आप राज के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की पेज में खोलिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा भाग 4। और भाग 4 में आपको एक फोटो मिलेगा। उस फोटो में भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है, और उस चित्र के माध्यम से दोनों को दिखाया गया है। इस चित्र में दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करते दिखाया गया, समझना। तो श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र दिखाया गया। तो अगर कहीं पूछा जाए कि भाग 4 में किसका चित्र है, तो आपको बोलना है श्री कृष्ण और अर्जुन का। ऐसे भाग 5 में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति करते हुए दिखाया गया है। यानी भाग 4 में कृष्ण और अर्जुन है, कृष्ण और अर्जुन है। यही भाग 5 में जाते ना तो आपको क्या मिलेगा, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करें पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए अब देखिएगा, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब देखिएगा भाग 4 जो, हाँ अब इसके मेन पॉइंट पे हम आते हैं, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत की मेन पॉइंट पर। अभी जितना भी बात किए सब आप पढ़ लिए, सब समझ गए ना। अब देखिए राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में केटी शाह ने अपना विचार दिया है। जैसे होता ना हर चीज के बारे में हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। केटी शाह ने कहा है कि राज का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब ये एक प्रकार की ऐसा चेक है कि बैंक को जब पैसा होगा तो पैसा देगा,
मतलब हुआ कि ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो एक ऐसा कानून है जो राज्य सरकार अपने फायदे और अपने घाटे के लिए हमेशा बनाते रहेगा। यानी ये राज्य सरकार का कानून है, राज्य सरकार अपने फायदे के लिए, अपने घाटे के लिए, अपने आवश्यकता के अनुसार इस कानून को इस्तेमाल करते रहेगा, इस कानून को यूज करते रहेगा। ऐसा कौन बोला? के.टी. शाह ने। लेकिन कंपेयर किया किससे? चेक और बैंक से किया। तो पूछे कभी आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा? तो किसने कहा था? के.टी. शाह ने। अब देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है साहब। मतलब इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार का। इस पे कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार का, और इसे लागू करने का भी अधिकार राज्य सरकार का है। इसे लागू करने का भी अधिकार किसको है? राज्य सरकार। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे अगर कानून बनाना है किसी भी तरह का, तो वो ये केंद्र सरकार नहीं बनाएगा, तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। जैसे हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार सरकार बनाएंगे, और इसको जब लागू करने की बारी आएगी तो वही बिहारी सरकार लागू करेगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे कानून भी राज्य सरकार बनाता है और लागू भी राज्य सरकार करता है। चलिए अब बारी बारी से पूरे अनुच्छेद को हम देखेंगे। जितना अनुच्छेद है ना उसको बारी बारी से समझने का हम प्रयास करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत ना है? चलिएगा, तो पहला अनुच्छेद क्या है? 36। पहला अनुच्छेद क्या है? 36। तो इसमें राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का परिभाषा दिया गया है साहब। इसमें राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या दिया गया है? परिभाषा। तो पहला पॉइंट में कोई भी चीज हो सबसे पहले उस चीज के बारे में बताया ही जाता है। ऐसी बात नहीं है कि एकदम अनुच्छेद स्टार्ट होगा एकदम कुटीर उद्योग, पर्यावरण, शिक्षा, ऐसे शुरू से ना आएगा जी। अपन मूवी वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? डायरेक्टर का नाम है ना, पहले तो कंपनी का नाम आता है डायरेक्टर। हाँ ना, पहले कंपनी का लोगो आता है साहब, समझ ना। पुराने पुराने मूवी में साई भगवान रहता था, है ना, काली माई सबका चित्र रहता था, वीडियो रहता था, उसके बाद स्टार्ट होते थे। तो मरेगा ना हीरो का नाम, हीरो का। अब ध्यान देगा तो अनुच्छेद 36 में देखिए क्या है जो हल्लावान। अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का परिभाषा दिया गया है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है। हो गया। चलिए अब अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 37 में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने की विधि बताई गई है। लागू करने की विधि बताई गई है, लागू करने की विधि बताई गई है कि चलिए भाई इसको लागू कैसे करना है, लागू कैसे करना है। और इसको किसी कोई न्यायालय लागू नहीं करेगा, ये भी इसी में लिखा है। मतलब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने की विधि अनुच्छेद 37 में बताया गया है, और इसको लागू करेगा राज्य सरकार। इसको कोई न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, ये भी किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 37 में। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 37 में। तो चलिए 36 में परिभाषा और 37 में लागू करने की विधि। चलिए अब देखिएगा अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में क्या है जी आपका? हाँ, अनुच्छेद 38 में दिया गया है, हाँ, अनुच्छेद 38 में दिया गया है राज्य सरकार लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार लोक कल्याण के लिए, राज्य सरकार लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ऐसा लिखा हुआ किसमें? अनुच्छेद 38 में। अब इस अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि राज्य सरकार लोक कल्याण, राज्य सरकार लोक कल्याण मतलब राज्य सरकार जो है वो अपने राज्य में लोक कल्याण का काम करने के लिए वो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। कोई भी राज्य हो, अगर वो चाहता है कि हम अपने राज्य में कोई बढ़िया काम करे तो सबसे पहले उसको समाज को लेकर चलना पड़ेगा। और समाज के अगर लेकर चलिएगा तो समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं।
ऐसी ही नहीं कि एक को उठाया चल दिया, नहीं साहब। जिसमें 3 तरह से लेकर चलना पड़ेगा। एगो आपको सामाजिक रूप से लेकर चलना पड़ेगा, सामाजिक रूप से, एक आर्थिक रूप से लेकर चलना पड़ेगा साहब सबको, और उसके बाद एक राजनीतिक रूप से भी लेकर चलना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से लेकर चलना पड़ेगा। अब सामाजिक रूप का मतलब होता है कि समाज में हर तबके के लोग होते हैं, कोई दिक्कत है? अब सामाजिक का मतलब होता है कि समाज में हर तबके के लोग होते हैं, तो उसके लिए सामाजिक रूप से लेकर चलिएगा। अब देखिए, ये कहने का मतलब हम सरकार है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, है ना। अब देखिए, चंदन को हम राजगीर घुमा दिए, गौरव को नहीं घुमाए, उदाहरण के रूप में। हम है राज्य सरकार, तो कहीं ना कहीं गलत बात है, गलत बात है। क्या हुआ गौरव? ना, वैसा बात नहीं है। तो सामाजिक का मतलब होता है सामाजिक न्याय, मतलब सामाजिक का मतलब समाज में जो भी है साहब, सबके साथ एक ही होना चाहिए, एक ही रवैया होना चाहिए। उसमें उतार किसी को ये न लगे कि हम फलाना जात के थे इसलिए हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ, हम उतना स्मार्ट नहीं लगते देखने में इसलिए हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ, ऐसा भी तो होता ना है। कभी सरकार को ऐसा करते हुए देखे हैं कि गोरा आदमी फॉर्म भरेगा, काला आदमी फॉर्म नहीं भरेगा, तो वोट वो नहीं देगा अगला बार, समझ ना। क्या यही विवाद को लेके नहीं समझे कि क्यों किसी को बुरा न लगे, है ना, सबसे अच्छा है कल ले चल जाओ, है ना। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा। तो राज्य सरकार सब देखिए लोक कल्याण के काम करना चाहते हैं, अल्लाह लोक कल्याण के काम करना चाहते हैं, तो आपको समाज में सबको लेकर चलना पड़ेगा। ये दायित्व किसको है? राज्य सरकार को है। आर्थिक साहब, आर्थिक का मतलब समझते हैं ना, किसी आदमी बोले आर्थिक स्थिति खराब है ना, समाज में बहुत से ऐसे आदमी है जिसका स्थिति आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो राज्य सरकार का ये भी कर्तव्य है कि उसको सरकार आगे बढ़ावे, उसको भी सरकार लेकर चले, जिसका जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको सब फूस के घर है तो उसको इंदिरा आवास होना चाहिए, होता ना है। तो जो आदमी मतलब को बहुत गरीब है तो उसको कोटा से अनाज दिलवाता है सरकार। तो आर्थिक रूप से सबको लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका लोक कल्याण का काम होगा। उसके बाद राजनीतिक रूप से भी सबको लेकर चलना पड़ेगा साहब। ये नहीं कि राजनीति में ये आदमी राजनीति कर मतलब होता ना है, तीनों एंगल से आपको सामान लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा लिखा हो किसमें? अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है, समझना। चलिए अब अनुच्छेद आते हैं 39 में। क्या अनुच्छेद 39? तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। अनुच्छेद 39 में, हाँ 30, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य सरकार समान कार्य के लिए बभी ठीक है ना, पीछे समान कार्य के लिए समान वेतन दे। मतलब समझे ना, कहने का मतलब आदमी अगर कोई काम कर रहा है राज्य सरकार के अंडर में, तो एक ही काम अगर दो मतलब काम एक ही है, आदमी दो को कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि एक को दीजिए 50,000 और एक को दीजिए 20,000, ऐसा ना हो। देखिए इन लोग का अगर हुआ इस बार फाइनल, समझना, हाँ, तो सबका पेमेंट बराबर ना रहेगा जी? नहीं पता, ये कोई दिक्कत नहीं है। यही अभी से आदत पकड़िए है कि हमको नहीं पता, पेमेंट उठाएगी, कितना उठाए हमको नहीं पता, है ना, क्योंकि इसको पता है कि अगर बता दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटा मोटा रकम नहीं है साहब, समझना। तो देखिएगा, अगर आप बीपीएससी एग्जाम देकर टीचर बनते हैं, बीपीएससी एग्जाम देकर टीचर बनते हैं, तो उस माध्यम से अगर टीचर बनता है तो सब टीचर का पेमेंट बराबर रहेगा, है ना। अब उसी टीचर में देखिएगा पुरुष भी रहेगा, अब उसी टीचर में महिला भी रहेगा, तो दोनों का पेमेंट बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि पुरुष है तो ज्यादा रहेगा, महिला रहेगा है तो कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 39 के तहत। इसमें वो बात इसमें आ रहा है, ये वो इसमें सेट हो रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन वाली मैटर में सेट नहीं हो रहा है। तो ध्यान देगा, हल्ला, तो राज्य सरकार ध्यान दो, राज्य सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ये हल्ला, चुप रहो। राज्य सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, जिसके तहत अगर पुरुष भी जॉब करता है और महिला भी जॉब करता है तो दोनों का वेतन समान होगा। ये अनुच्छेद 39 में है।
तो दोनों पॉइंट में लिख लीजिएगा साहब, मतलब कहने का ना समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में। अब ऐसे ना पूछ के अगर ऐसे पूछ दे कि स्त्री पुरुष का वेतन समान, वो कौन अनुच्छेद में है, तो भी 39 में होगा, समझ ना, दोनों पॉइंट एक है। चलिए अब देखिएगा 39 के ए में, 39 की ए में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 39 की ए में देखिएगा, अनुच्छेद 39 के ए में कह रहा है ना कि सरकार जो है यानी राज्य सरकार है सभी को विधि अधिकार देगा, सभी को विधि अधिकार देगा, सबको विधि अधिकार देगा, मतलब कानूनी अधिकार जो होता है ना, कानूनी अधिकार, विधि में कानून होता है, कानूनी अधिकार जो है ना सबको मिलेगा, सबको मुफ्त में मिलेगा, उसके लिए ऐसा नहीं है कि सबको पैसा लगेगा। ये बात किस में लिखल है, अनुच्छेद 39 के ए में। चलिए अब देखिएगा अनुच्छेद 40, ये अनुच्छेदे पे आइए साहब, आपको पता है एग्जाम में अनुच्छेद पूछ देता है ना, अनुच्छेद 39 के देखिए ना। अब अनुच्छेद आइए 40 में, अनुच्छेद 40 में क्या क्या है, तो पंचायती राज की चर्चा इसमें है। पंचायती राज मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान जो है ना वो राज्य सरकार को पंचायती राज, अपने राज्य में पंचायतों की स्थापना करने का सलाह दिया, यानी हमारा जो अनुच्छेद 40 के तहत, समझ में आ रहा है बात, मतलब ये श्याम समझ रहा है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो है, क्लियर है ना, भारतीय संविधान जो है वो अनुच्छेद 40 के तहत हमारे राज्य को कहा है कि आप अपने राज्य में पंचायती राज का स्थापना कीजिए, यानी आप पंचायती राज लेके आइए जिसमें जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, मुखिया हो, सरपंच हो, ग्राम सभा हो, ये सब लेके आइए। अब आगे लेके आइए पीछे लेके आइए वो अलग बात है, लेकिन लाना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले राजस्थान में आया, लेट के बाद हमारा बिहार में भी आ ही गया, तो हर राज्य अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लेके आए, ये बात किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 40 में, है ना। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में आपका क्या है, तो न्याय संगत काम, न्याय संग 42 में, अच्छा समझ गए, मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो गया ना, इसी बात से तो डर था, ध्यान देगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया ना कि राज्य सरकार जो है वो शिक्षा, बेरोजगार, बुढ़ापा, बीमारी से असमर्थ लोगों को मदद करेगा, यानी राज्य सरकार, जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है ना, वो हमको इतना कर दे ना, और उसके बाद स्टेज पर चढ़ के बोल दे कि हम आए तो शिक्षा सुधार दिए, हम आए तो बेरोजगारी दूर कर दिए, हम आए तो बुढ़ापा का स्थिति ठीक हो गया, वृद्धा पेंशन देते हैं, हम आए तो ढेर से अस्पताल बनवाए, अपना तरफ से बनवा दिया। सब संविधान में तुमको कहल गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना करना है, ये रूटीन था, होमवर्क था आपका, सोचने वाली बात है। होमवर्क पूरा करके आप कोई भलाई वाला काम नहीं किए हैं, भलाई उसे कहा जाता है जो होमवर्क से ज्यादा कर दे। देखिए साहब, आपको हम सोमवार से शनिवार पढ़ा के कोई भलाई नहीं करते हैं, कोची की भलाई कर दिए, दुनिया की हर टीचर पढ़ाता है सोमवार से शनिवार, उसी का तो पैसा लिए आप। रविवार को पढ़ाए ना 2-3 घंटा, वो हुआ भलाई वाला काम, यानी होमवर्क से ज्यादा काम करना। जैसे अगर हम सोमवार को छुट्टी देते हैं, मंगलवार को छुट्टी देते हैं, तो बच्चे कहेगा कि सर आप आधा दिन तो छुट्टी देते हैं, लेकिन रविवार को छुट्टी देते हैं तो कोई नहीं कहेगा। तो हम रविवार को पढ़ाएं तब हुआ कि नहीं, आपने हाँ छोटे, हाँ छोटे 10 बजे है, तो वो तो अप्रैल से ही चलेगा ना, अब टाइम नहीं ना, दोबारा बैच स्टार्ट करेगा, 1 महीना टाइम बचा है, उसी में पढ़ना पड़ेगा आपको। और ऐसे जो इस बार फॉर्म भराएगा ना, हाँ जून में भराता है ना फॉर्म, जून में, ये वाला तो फॉर्म भरा गया बिहार पुलिस का, हाँ हाँ, और फिर जो भराएगा उसका बैच, अगला बिहार पुलिस आप ना पहले, हाँ तो उसका बैच कब से देंगे, ये खत्म होगा था ना, तो ये कब खत्म होगा, पहले इसका वैकेंसी आई है, फिर इसका एग्जाम होगा, दौड़ होगा, बहाली लेकर सरकार तो ना देगा। ऐसे जीके जीएस का क्लास अभी से नहीं कर सकते, हाँ हाँ आ जाइए आप, तो उसका 4 सितंबर से आपको जीके जीएस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से मॉर्निंग, हाँ, तब तक अगला बिहार पुलिस आता है तो वो क्लियर भी हो जाएगा, तो आप आ जाइए कल से।
कल से तो वो, लेकिन इस बार वाला फॉर्म नहीं भरे है ना। नहीं भरे हैं? नहीं, अगला बार वाला। तो बिहार पुलिस नहीं है, जीके जिसके बैच में आ जाइए। तो वो कितना बजे से? 8 बजे से 4 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो 4 सितंबर से आएंगे। हाँ, 4 सितंबर से पढ़िए। चलिए ध्यान देगा। तो हमें कहने का मतलब ये है ना कि राज्य सरकार को अनुच्छेद 41 के तहत होमवर्क दिया है भारत के संविधान, समझ ना। तो अगर कोई राज्य सरकार इतना कर भी देता है तो वो उसका होमवर्क था, एसडब्ल्यू था, समझते ना, वो उसका एसडब्ल्यू था। अब कोई कोई लड़के देखते हैं सब अपना एसडब्ल्यू पूरा कर लेता है, अब कोई कोई एसडब्ल्यू पूरा नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री साहब अब अपना होमवर्क नहीं पूरा करते तो किस बात की मुख्यमंत्री। चलिए, अब संविधान ने मुख्यमंत्री को क्या होमवर्क दिया है। पहला होमवर्क दिया है कि आप अपने राज्य में उच्च लेवल का शिक्षा दीजिए और अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति सुधार दीजिए, समझ ना। आपके राज्य के बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत मजबूत हो और आपकी राज्य में शिक्षा का लेवल अच्छा रहे। जैसे आपको केरल के मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा होमवर्क यही पूरा करते हैं, है ना। भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है और सबसे कम होमवर्क पूरा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री हैं, है ना। शिक्षा के मामले में, है ना, सबसे कम होमवर्क यही पूरा किए हैं। शिक्षा लेवल नीचे तो उसको कम ही ना कहेंगे, है ना। इतना सरकार पढ़ा रहा है किसी को, आप नहीं पढ़े यार। अब ध्यान देगा, अब सुधार जाएगा बिहार का। बिहार का शिक्षा लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है, अब इधर बढ़े तो ना कर सकते हैं, तो ध्यान देगा। तो ये अनुच्छेद 41 है ना, वो हर राज्य सरकार को यह अधिकार दिया है कि आप अपने राज्य में शिक्षा की जो स्थिति है उसको सुधारिए, आपकी राज्य के हर बच्चे पढ़े लिखे हो। दूसरी बात, बेरोजगारी, खाली पढ़ी की व्यवस्था मत कीजिए, बेरोजगारी दूर कीजिए, यानी नौकरी वगैरह अपने राज्य में दीजिए। तो अब टेंशन ना, बिहार पुलिस आ ही गया है, टीचर वाला में चल ही जाएगा, आदमी चल जाएगा ना वहाँ, तो बचेगा। फिर दरोगा आ ही रहा, फिर बिहार पुलिस आएगा, समझना। फिर बीपीएससी आएगा, फिर बिहार एसएससी आएगा, तैयारी करते रहो ना। तो राज्य सरकार का काम क्या है, बेरोजगारी को दूर करना। अब देखिएगा, अब कहने का मतलब है कि सर हम ना बढ़िया से पढ़े, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आपकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी, ना। नहीं हुआ है, मारेंगे ना, ध्यान देगा, हल्ला बंद करेगा। तो अगर आप जैसे अच्छी तरह से नहीं पढ़े साहब तो आपकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तब बुढ़ापे में आपको सरकार वृद्धा पेंशन फिर देगा, नहीं समझे। यानी मान से अगर नहीं पढ़े तो फिर नौकरी नहीं लगेगा, तो नौकरी नहीं लगेगा ना, तो बूढ़ा होइएगा ना, तो 400 रुपया मिलेगा आपको, इस बात की टेंशन नहीं लेना है। वो तो मिलवे करता, ना पढ़े वाले के बता रहे हैं, इसलिए ये शान से कहो कि टेंशन मत लो, अगर बूढ़ा भी होंगे ना तो 400 का महीना मिलेगा और उस समय तक 600 हो जाएगा, टेंशन लेगा जी, ना पढ़ेंगे तो क्या होगा, बुढ़ापा में मिल जाएगा 400, अब अभी 400 मिल रहा है, उसमें क्या पता हजारों रुपया हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, अगर बीमारी होती है साहब तो इसके लिए सरकार आपको सरकारी अस्पताल खोल के रखे हुए पहले से रखे हुए है ना। तो सरकार को ये दायित्व है कि शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, गौरव थोड़ा कम बोलेगा, बुढ़ापा, बीमारी से असमर्थ लोगों को क्या करेगा, मदद करेगा। क्लियर होगा अनुच्छेद 41 में। चलिए अब आइए अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में है साहब न्याय संगत काम, न्याय संगत प्लस काम। इसको इतना ही में याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि न्याय संगत काम का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 42 में, हो गया। अब चलिए आते हैं अनुच्छेद 43, अब ध्यान देगा, अब आते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 अब देखिएगा, बहुत बार होता क्या है, ध्यान देगा, बहुत बार होता क्या है, समझ में आ रहा है ना। अब बहुत बार होता क्या है कि आदमी पढ़ता तो है, नौकरी नहीं लगता है, तो वो आदमी बेरोजगार रह जाता है ना। तो अगर वो बेरोजगार रहता है तो सरकार उसको कुटीर उद्योग खोलने के लिए, कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए
हर संभव प्रयास करेगा साहब, हर संभव प्रयास करेगा। यानी राज्य सरकार सोचेगा कि आदमी अगर सरकारी जॉब नहीं किया तो खुद का बिजनेस खड़ा कर ले, खुद का बिजनेस खड़ा कर ले। जैसे कहने का मतलब है साहब कि वो मशीन ले लिएगा, तो जैसे कहने का मतलब छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, अब आपके पास पैसा नहीं है, कोई बिजनेस कीजिएगा साहब तो बिना 2 लाख के नीचे से कोई उपाय नहीं है। आपको लग रहा है बिना 2 लाख के कुछ हो जाएगा? नहीं होगा, इससे भी ज्यादा लगेगा, न्यूनतम 2 लाख बता दिए। अब हमको 2 लाख रुपए की जरूरत है साहब, अब 2 लाख की जरूरत है, ये ध्यान दो, 2 लाख की जरूरत है तो न मान से पढ़ है ना, तो अब स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब स्थिति खराब हो गई, 2 लाख रुपया नहीं है तो जाइए ना, सरकार आपको लोन दे देगा, समझना, सरकार आपको लोन दे देगा। अब उस लोन लेके आप पत्थर बनाने वाला मशीन खरीद लीजिए, हाँ कुछ भी कर लीजिए, आप खुद का बिजनेस खड़ा कर लीजिए, है ना जी, कुछ कर सकता है ना आदमी, खुद का बिजनेस खड़ा कर। पत्थर बनाना तो ठीक बोले ना, हाँ पत्थर बनाने का मशीन ले लीजिए, उसके पत्थर बनाइए, दुकान बेचिए। अरे भाई वो तो छोटा मोटा रोजगार है ना जी, अब वही चल गया तो 2 मजदूरों रख सकते हैं, है ना, आपका बिजनेस है 2 मजदूरों रख सकते हैं। तो आप क्या करें, मोमबत्ती बनाना चाहते हैं, अगरबत्ती बनाना चाहते हैं, पत्थर बनाना चाहते हैं, गिलास बनाना चाहते हैं, अब आपके पास टोटो चलाना चाहते हैं, वो भी सही है। अब आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है या नहीं है साहब, तो सरकार आपको व्यवस्था कर देगा, लोन दे देगा, मतलब मुसीबत में आपको पैसा दे देगा। उस पैसा से आप अपना उद्योग खड़ा कर लीजिए, कुटीर उद्योग होगा छोटा मोटा, और इसके बाद जब पैसा होता है तो सरकार को वापस कर दीजिए, ताकि फिर अगला व्यक्ति को तो लोन देगा ना होगा तो सनी देओल के घर नीलाम हो गया, पता कि नहीं, ना होगा तो समझते रहना जाओ, बताओ ना, चाहिए पैसा। चलिए आइए अनुच्छेद आप पता कर लो, मुंबई में बोली लग रहा, ध्यान दो, वो बैंक से लोन लिया था, उसी का मैटर है। कितना बजे? अनुच्छेद 43 ना था, अनुच्छेद 44 में, तो उसमें अनुच्छेद 44 में आपका हो गया सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में जो है ना, वो आपका सिविल संहिता का चर्चा किया गया। किसका किया गया है? हाँ, सिविल संहिता का चर्चा किया गया साहब, सिविल संहिता का। अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में सिविल संहिता की चर्चा है, तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद 45 में कहा गया है ना कि 6 बरस से कम उम्र के जो बच्चा है ना, उसका पढ़ाई लिखाई की बात की गई है। मतलब कहने का मतलब है कि ये देखिएगा 6 से 14 बरस तक की बच्चा है ना, वो अनुच्छेद 21 के ए में है, मौलिक अधिकार में है साहब। एक मौलिक अधिकार में कहा, अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है, अनुच्छेद 21 के का में ए में, अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक, ये मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की बच्चे को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगा। यानी 6 वर्ष का मतलब पहला क्लास से लेकर मैट्रिक तक, समझना। तो अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगा। और 66वां संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा रहेगा ना, उसको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान राज्य सरकार दे, समझना। जैसे आंगनबाड़ी वगैरह जो होता है ना, जो तो 6 इसे देखिएगा, बहुत से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा जो होता है सब बहुत बदमाश होता है, समझना। जैसे घर में कभी तोड़ फोड़ देगा सामान, है ना, और नहीं तोड़ा फोड़ा तो अपनी तोड़ फोड़ देगा, ये भी तो होता है ना। कभी नाक में पेंसिल डाल लेना, हाँ ना, तो अपने घायल कर लेना गिर के। तो उसकी मम्मी सोचती कि चलो 3-4-5 घंटा हो जाता, 3-4 घंटा पढ़ा है, उठा के उसको आंगनबाड़ी में पहुंचा दे, बैठा दे, अब बैठो तुम यहाँ पहले, समझना। अपने बर्तन होता है मास्टर, ढेर सारा काम था साहब, हो गया, उसके बाद उसको पकड़ के लेकर आ गया। चलिए, इसे पहला फायदा हुआ इस शिक्षा से कि कम से कम गार्जियन को, बच्चा के संभालने वाले को मैडम बैठल है, समझ, खाना भी बना के देना, बच्चा को पढ़ने की है, सबके गांव के बच्चा को रखना है जी, आपको खाना, बच्चा को पढ़ना भी है उतना देर तक। थोड़ा हल्का फल्का ये ऐसे का होता ना, हाँ, एक ऐसे करने के लिए नहीं होता है, ये ऐसे
ऐसे करने के लिए देता है ना। तो छोटा छोटा बच्चा जो होता है ना, उसने छोटे छोटे आंगनबाड़ी टाइप का खुला रहता है, 6 बरस से कम उम्र का बच्चा होता है सब। तो 6 बरस को होइएगा तो चलिएगा पहला क्लास में, फिर वो प्राथमिक विद्यालय में आपका नाम लिखा जाएगा ना। ये 5 साल तक ही रखेगा, 5 साल तक ही रखेगा, कभी 6ठा साल एंट्री होगी ना तब आपका एंट्री हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय में ना। तो ई क्या करेगा, ए हल्ला, ई क्या करेगा कि आपके बच्चे को वो रखेगा। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है, देखिएगा ध्यान देगा, 6 बरस से 14 बरस तक की बच्चा को पढ़ना निःशुल्क पढ़ाई होगी, अनुच्छेद 21 में, सब 21 के ए में। लेकिन 6 बरस से नीचे का जो बच्चा जो है ना, उसका अनुच्छेद 45 में। कितना है अनुच्छेद 45 में, मतलब बात समझिएगा, 0 बरस तो नहीं बोलेंगे 1 बरस से भेजता सर, 1 बरस से 3 बरस से, अच्छा कोई बात नहीं, 3 बरस से लेकर, समझाने दो पहले, 3 बरस से लेकर 5 बरस तक के बच्चे को, 6 बरस बोले, 3 बरस से लेकर 3 बरस से लेकर 6 बरस तक के बच्चों को राज्य सरकार को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेवारी मिली है, अनुच्छेद 45 के तहत। लेकिन वही बच्चा जब 6 बरस का हो जाता है तो 6 बरस से लेकर 14 बरस तक वो निःशुल्क पढ़ेगा, बिना पैसा दिए, वो उसका मौलिक अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, समझे ना। चलिए, अब पढ़ना दम मौलिक अधिकार है, वो 66वां संशोधन 2002 में ऐड कर दिया गया, ठीक है। चलते, ये हो गया अनुच्छेद 45। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 46 पर, आइए समझना। अब आइए अनुच्छेद 46 पे, तो इसमें अनुसूचित जाति है ना। तो देखिएगा हमारे देश में जो है ना, हमारे देश के हर राज्य में एक होता है साहब एसएससी होता है, एक होता है एसटी, जिसमें अनुसूचित जाति होता है, अनुसूचित जनजाति। तो उन लोग की सुरक्षा की बात कही गई है ना, कि उनकी सुरक्षा मुहैया करावे सरकार, उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जैसे कभी कभी सुरक्षा की ना बात किया गया है, आपको सुरक्षा की ना बात उसमें लिखवाया है, अनुसूचित जाति आरक्षण सुरक्षा, हाँ आरक्षण। तो ध्यान देगा आरक्षण, तो देखिएगा अब कहा गया, ध्यान देगा, अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि हमारे राज्य में अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, तो उसको एक आरक्षण मिलना चाहिए, है ना, उसको एक आरक्षण मिलना चाहिए। और उसको जो सुरक्षा जो होता है, जैसे होता है कभी कभी किसी को जाति के आधार पर परेशान कर दिया जाता है, होता ना। तो ये अनुच्छेद 46 के तहत राज्य सरकार को काम दिया गया है साहब। तो पूछा जाए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बातें किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 में। अब आइए आप अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47। तो राज्य सरकार जो है ना, वो आपके जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य सरकार का ये दायित्व है साहब, वो अपने राज्य में राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर और पोषाहार स्तर सुधार दे, समझ ना। हाँ, पोषाहार स्तर जो है ना वो सुधार दे। मतलब क्या चीज, जीवन स्तर का मतलब क्या होता है, जीवन स्तर का मतलब होता है पहले आदमी का रहने सहने का जो तौर तरीके होते हैं ना, उसमें बदलाव करे। तो देखिए पहले के जो आदमी होता था साहब, पहले के जो आदमी होता था, तो पहले के आदमी पैदल चलता था या साइकिल से चलता था। लेकिन अब के जो आदमी है साहब, 4 व्हीलर मोटरसाइकिल पे आ गया। तो कहीं ना कहीं जीवन स्तर में सुधार आया। पहले के आदमी फूस के घर में रहता था, लेकिन अब के आदमी पक्का के घर में रहता है। तब सुधार में आया। बोले राज्य सरकार के कौची में योगदान हुआ सर, इंदिरा आवास दे रहा है ना, जिसका पैसा खुद बने, जिसका पैसा नहीं है उसको इंदिरा आवास दे के झोपड़ी से हटा के पक्का, है ना, सरकार पैसा दे रहा है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, पोषाहार जीवन स्तर हुआ, तो एक हुआ आपका पोषाहार स्तर। पोषाहार जैसे आपका खाने पीने का तरीका, रहने सहने का, कपड़ा तरीका हो गया, ये सब पोषाहार। हाँ देखिएगा, अब जैसे पहले था आपके जो दादा परदादा थे वो मड़ुआ की रोटी खाते थे, आप गेहूं की रोटी खाते हैं। तो काहे खाते हैं, सरकार ने गेहूं का नया नया बीज लाया है हरित क्रांति के माध्यम से, और नए नए तकनीक का बीज आया साहब, कम जमीन में ज्यादा उपज देने वाला, सिंचाई की व्यवस्था करवाया। तो आपका नहीं लगता है कि पोषाहार स्तर सुधरल है, खान पान का तरीका सुधरा हुआ है। आपके परदादा के 100 बीघा जमीन था, फिर भी आप खाते थे मड़ुआ की रोटी। आपको 5 बीघा जमीन है, फिर भी गेहूं की रोटी खाते हैं, सोचने वाली बात है। उसके बाद कपड़े की बात करते साहब, आपके जो परदादा थे धोती कुर्ता पहनते थे, आप फटे जीन्स चश्मा या स्टाइल, है ना, ये स्टैंडर्ड ब्लेजर, है ना,
ये नहीं सुधरा है, जूता मोजा ये सब नहीं सुधरा है। तो आपको क्या लगता है कि आप एक बार देखिएगा पीछे जाके, तो उन लोगों का कपड़ा का तरीका थोड़ा हम लोग की तरीका बहुत चेंज हो गया साहब, हो गया ना। तो अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य सरकार जो है वो जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को सुधारने का हद तक प्रयास करेगा। तो आपको नहीं लगता कि सुधार गया है? तो यही सब अनुच्छेद आपको पूछेगा एग्जाम में। चलिए अनुच्छेद देखिएगा, अनुच्छेद 48 के ए होगा ना। पहले अनुच्छेद 48 का क्या होगा? ए होगा। अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है ना, ये पशुपालन और कृषि मतलब राज्य सरकार जो है ना वो आपके कृषि और पशुपालन में सुधार लाएगा, कृषि और पशुपालन में। अब सवाल है कि सर कृषि में कैसे सुधार लाएगा? तो राज्य सरकार जो है ना वो आपके गाँवों में नहर बनवाएगा, गाँव आपके खेतों तक नहर पहुंचाएगा, जिससे आप बड़े लेवल पे सिंचाई कर लीजिए। आपको अच्छे किस्म का बीज देगा, समझना, अच्छे किस्म का बीज देगा आपको। अच्छा फसल हो गया तो वो अनाज भी लेगा पैक्स से, राज्य सरकार अनाज भी लेगा। उसके बाद अगर आपका ये सब बर्बाद हो गया बारिश ना होने से, तो सरकार इसका मुआवजा भी दे देगा आपको सुखाड़ का। अगर पानी से पूरा डूब गया, बह गया, तो आपका बाढ़ का पैसा दे देगा साहब, है ना। तो सरकार जो है ना हद तक वो कृषि स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। पशुपालन का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कौन गाय पालते हैं? अमृत महल गाय। नाम तो बहुत सुंदर, काम कुछ ना, डेली लगवा था घर में, है ना। अमृत महल गाय बोले तो नहीं समझ में आया, है ना, नहीं समझ में आया। हाँ, वो दूध कम करे वाला गाय। हाँ, तो आप देखिएगा, आप जानते हैं कैसा कैसा गाय भैंस पाले हुए हैं, कम दूध का देने वाला। तो सरकार का किया है दुग्ध क्रांति के तहत, अच्छे दुग्ध क्रांति का नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन, दुग्ध क्रांति के तहत अच्छे नस्ल का गाय लाया साहब, अच्छे नस्ल का भैंस लाया। अब वो ज्यादा से ज्यादा दूध कर रहा है साहब। इसमें क्या है, आपकी पशुपालन का लेवल बढ़ाया ना, है ना, वो भी आपको इनकम का जरिया हो गया। चलिए अनुच्छेद 48 के ए। अब आइए अनुच्छेद 48 के खा के बाद क्या होगा? खा। अब खा में लिखल है कि हाँ ये भी हुई हुआ, है ना। अब इसको का को ये बोल दीजिए, खा को भी बोल दीजिए। अब अनुच्छेद 48 की खा में देखिए क्या कहा गया। राज्य सरकार जो है ना अपने राज्य में पर्यावरण और ये कोची का जंगली जानवर नहीं होता है, वन जीव उसको बोलते हैं, है ना, वन जीव बोलते हैं। तो राज्य सरकार जो है ना वो पर्यावरण और वन जीव में को सुरक्षा प्रदान करे। पर्यावरण जैसे बहुत से पेड़ पौधे होते हैं साहब, तरह तरह के, पर्यावरण में बहुत सा चीज होता है, तो कम से कम उसमें सुधार के रखे पर्यावरण में, कोई व्यक्ति उसको क्षति ना पहुंचा दे। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी पेड़ काट के चोरी करके काट लेता है, कभी कभी जंगल को नष्ट कर देता है, इससे असर पड़ता है धरती पर। उसके बाद वन जीव का मतलब होता है जंगल में रहने वाला जानवर। उसको देखिएगा साहब, जंगल में रहने वाले जानवर को मार देता है, तो ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब राज्य सरकार की गारंटी है। अब जंगल में चढ़ा के पेड़ काट लिया तो केस नहीं होगा, और हाथी को मार दिया तो केस नहीं होगा, वो भी करेगा, थोड़े छोड़ेगा सरकार आपको। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 48 के खा में। अनुच्छेद 48 के खा में क्या है? पर्यावरण और वन जीवों की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की। अब देखिए, अब आते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद क्या होगा? 49। इसमें कहा गया है ना स्मारक की बात कही गई है ना, इसमें स्मारक की बात कहा गया साहब। स्मारक का मतलब होता है कि स्मारक हो गया या कुछ और भी हो गया, जैसे स्मारक हो गया, उसके बाद पर्यटक स्थल भी तो होता नहीं होता है, इमारत वगैरह जो बना देता है। हाँ, विरासत स्थल उसको बोलिए, विरासत। हाँ, सबसे ज्यादा विरासत स्थल, विरासत जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया जाता है ना, विरासत स्थल। अब देखिए कहने का मतलब है साहब कि हमारे यहाँ नालंदा खंडहर है, इस्लामपुर में लाल किला है, नहीं पता है ना। हाँ, याद देखो लड़का पता नहीं है। हाँ, लाल किला इस्लामपुर का है, समझ ना, खत्म हो गया, राज्य सरकार के अधीन में नहीं है। ध्यान दो, अनुच्छेद 49। तो हमारे यहाँ किसी तरह की स्मारक है साहब, विरासत स्थल है, तो राज्य सरकार उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे। कोई ऐसा कोई आदमी ना आए कि उसको तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दे, है ना।
उसको सेफ रखे। मतलब हमारे जो पूर्वजों ने हमारे यहाँ बना के गया है, तो राज्य सरकार को संविधान ने दायित्व दिया कि आप उस विरासत स्थल को क्या कीजिए, कुछ सेफ रखिए, बेहतर रखिए। तो ये हो गया अनुच्छेद 49 में। तो स्मारक क्या सरकार, तो सरकार पहले इसको अपना लिस्ट में शामिल करेगा पहले था ना, समझ ना। ये तो बुढ़ानगर तालाब पर भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि राज्य सरकार उसको पहले नजर में रखेगा था ना इसको। तो चलिए अब ये 19, तो हमारे यहाँ जो विरासत स्थल है हल्ला या स्मारक है, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की। किस अनुच्छेद के तहत? 49 के तहत। अब आइए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया है। ये हो गया कार्यपालिका साहब, और ये हो गया न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब ले लीजिए मुख्यमंत्री, और न्यायपालिका का मतलब ले लीजिए न्यायाधीश। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के जो मुख्य उच्च हाई कोर्ट है, उनको क्या लगता है कि दोनों मिले रहता है? नहीं साहब, दोनों अलग अलग रहता है, दोनों को एक रहने का अधिकार नहीं है। तो हमारे देश में अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रहेगा। मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उन दोनों का अलग अलग, कोई दोनों का मिलाप नहीं होगा साहब। अगर मुख्यमंत्री कोई गलत काम करता है और या गलत फैसला देता है और कोर्ट में अगर जाता है केस, तो जो न्यायालय है वो अपनी सही समझ के वो फैसला सुनाए कि नहीं ये होगा, हम है ना। तो दोनों अलगे रहेगा तो ना दोनों फोन में बतियाएगा, तो पैरवी फिर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे नहीं इसको पास कर दीजिए, गड़बड़ ना हो जाएगी। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। अब देखिएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में कहा गया था, अनुच्छेद 51 में कहा गया, अनुच्छेद 51 में कहा गया कि भारत के कोई भी राज्य अगर भारत के कोई भी राज्य, अनुच्छेद 51 में कहा गया भारत के कोई भी राज्य अगर पड़ोसी देश की सीमा से सटा हुआ है, पड़ोसी देश की सीमा से क्या है? सटा हुआ है, तो वो मतलब शांति माहौल बनाए रखे और वो किसी तरह का वैसा कुछ गलत हरकत न करे। मतलब भारतीय राज्य पड़ोसी देश की सीमा पर शांति बनाए रखे, समझना, और अच्छा संबंध बनाए रखे, ऐसा कुछ गड़बड़ ना करे जिसका नुकसान देश को सहना पड़ेगा। अब एक बार सोचिए, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बिहार पुलिस नेपाल में घुस जाए और घुस के या कुछ गड़बड़ कर दे या वहां के लोगों के साथ कुछ गड़बड़ कर दे, तो इसका दोषी कौन होगा? नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी होगा। वो सीधे धरेगा नरेंद्र मोदी को। जान लीजिए, पहले अगर आप बाहर निकाल के किसी को कॉलर पकड़ लीजिएगा, चल दीजिए, तो सीधे काल होगा हमरा धर लगा। बात समझते ना? है क्योंकि नेपाल देश न है तो देश ने पकड़ेगा। अब इसे राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ साहब, आपको राजस्थान की तरफ से पाकिस्तान में बम फेंक दिया तो कौन कहेगा पाकिस्तान कि राजस्थान ने हम पे हमला किया? वो कहेगा अरे भारत ने हम पे हमला किया, उसे भारत ने पकड़ेगा। तो देखिए साहब, आप राज हैं, अब आपका सीमा पड़ोसी देश से सटा हुआ है, तो आप ऐसा कुछ गलती ना मत कर दीजिए जिससे देश को बदनामी। तो आप शांति बनाकर रखिए, और आपके साथ पड़ोसी देश कुछ गलत करेगा तो फिर सेना है ना, देश है ना, भारत सरकार है ना, ये सब समझेगा ना। तो ये ना कि बोलिए कि हमारा राजस्थान में कैसे घुस गया, तो हम लड़ेंगे, हमारे पास पुलिस नहीं है। अब नेपाल वाला घुस जाए भारत में, बिहार में नेपाल का सेना घुस जाए बिहार में, नीतीश कुमार कहे छोड़ो हमारा बिहार पुलिस है ना जी, और हो जाएगा एक बार फाइनल, तो गड़बड़ ना, बड़ा मैटर ना है, देश की मैटर देश ना डील करेगा। चलिए, तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखे, भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखे। 21 अनुच्छेद में कहा गया है 51 के काम में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जितना भी अनुच्छेद था वो आपको बता दिया। क्लियर?